we have discussed, we have done 70% portion of this chapter. Now the 30% or less than 30% is remaining. So what we have discussed about the concept of Orientalism. हमने Orientalism के concept को discuss किया था. Who were the Orientalism? And there are many persons who are supporting to Orientalist people. Okay. And after that we have seen that there are some person who were against the Orientalism. तो हमने क्या देखा, Orientalism लोग थे, उनके काफी सपोर्टर थे. जो ओरिएंटलिज्म में थे वो उनमें से कौन कौन थे? विलियम जोन्स, नेथन हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नेथानियल हैलेट. ओके, तो दीज वर द पर्सन हु वर ओरिएंटलिस्ट. तो इन्होंने टुगेदर मिल करके एक एशियाटिक सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था. ठीक है. तो इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का क्या किया था? फॉर्मेशन किया था. और इन्होंने इस व्यू को, ओरिएंटलिज्म व्यू को बहुत ज्यादा फैलाया था. इनके वजह से क्या हुआ, बाकी लोग भी मानने लगे, अदर ऑफिशियल्स, कि दिस शुड बी देयर, ओरिएंटलिज्म होना चाहिए. सो उसके बाद क्या हुआ, जब इस व्यू को काफी मानने वाले लोग हुए, सो एज द रिजल्ट इसका जो परिणाम ये हुआ कि उन्होंने मदरसा खोला कलकत्ता में 1781 पे, है ना, जहाँ पे अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ पढ़ाया जाता था. एट द सेम टाइम इन 1791 दे एस्टेब्लिश हिंदू कॉलेज एट बनारस. 1791. ओके, बट देयर वर सम पर्सन. हाँ बोलिए. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हाँ, BHU, वेरी फेमस यूनिवर्सिटी. ओके, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. ठीक है. अब देखिए, देयर वर सम पीपल्स लाइक जेम्स मिल एंड थॉमस बेबिंगटन मैकले. ऐसे लोग भी थे जो बिल्कुल देवर अगेंस्ट टू ओरिएंटलिज्म. और उसके पीछे इनका अपना एक तर्क था, उनकी थ्योरीज थी. वो प्रैक्टिकल नॉलेज को क्या करना चाहते थे? बढ़ावा देना चाहते थे, है ना. जेम्स मिल, जिसमें से जो मैकले थे, थॉमस बेबिंगटन मैकले, इन्होंने बहुत कुछ कहा. उन्होंने इतना ज्यादा बुरा भला कहा, इतना ईस्ट के कल्चर को कि बहुत दिस इज वेरी बैड. और इनकी जो है कोई कंपैरिजन नहीं है यूरोपियन कल्चर के साथ. और पढ़ते नहीं पर इसकी चीजें. नाउ वी विल स्टडी व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स. अब हम देखते हैं कि पास्ट के टाइम पे, ब्रिटिश के टाइम पे कैसे स्कूलें थी और उसका कैसे इन्होंने इंस्पेक्शन किया और क्या पॉलिसी बनाई ब्रिटिश ने इंडियन को एजुकेट करने के लिए. बिकॉज उनका क्या एम था? इंडियन को सिविलाइज करना, इंडियन को एजुकेट करना. दे वर सेइंग लाइक वी विल एजुकेट, वी विल सिविलाइज द इंडियन. लेट्स सी हाउ दे विल डू दिस थिंग्स. सो डू यू हैव एनी आइडिया हाउ चिल्ड्रंस वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम? तो आपको क्या कोई आइडिया है कि प्री ब्रिटिश टाइम, यानी ब्रिटिश टाइम के पहले कैसे स्कूलें हुआ करती थी इंडिया में? सो लेट्स सी, हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू स्कूल? क्या आपको पता चलता है कभी वो स्कूल गए और नहीं? एंड इफ देयर वर स्कूल्स, व्हाट हैपेंड टू दिस अंडर ब्रिटिश रूल? और अगर स्कूल थे भी तो ब्रिटिश रूल के अंडर में वो स्कूल कैसे थे? ओके, सो द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम. ओके, विलियम एडम की रिपोर्ट. इन 1830 विलियम एडम अ स्कॉटिश मिशनरी. सो क्या हुआ? इन 1830 विलियम एडम हु वाज अ स्कॉटिश मिशनरी. Who is Scottish and what is Scotland? Scotland is a country, ठीक है, which is near to England. जैसे कि भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, वैसे ही ब्रिटेन से स्कॉटलैंड पहले एक में था, बाद में it was separated. ठीक है, the same way Scotland was
the part of Britain. So in 1830, William Adams, Scottish missionary, toured the district of Bengal. So he was in the roam of Bengal and Bihar. तो बंगाल और बिहार के रोमिंग में आया था, मतलब टूर में आया था. He was so he had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. The report Adam produced is interesting. So उनको कहा गया, किसको, विलियम एडम को, कि आप एक रिपोर्ट बनाइए जो कि वर्नाकुलर स्कूल के ऊपर हो. व्हाट इज वर्नाकुलर? लोकल लैंग्वेजेस. ऐसी स्कूलें जो लोकल लैंग्वेजेस में चलाई जाती थी, लोकल एरियाज में चलाई जाती थी, जिसमें लैंग्वेज मीडियम ऑफ एजुकेशन वाज लोकल लैंग्वेजेस. ठीक है, ऐसी स्कूलें जहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता था. उस पे द ब्रिटिशर्स वर सेड टू form the report, and they said to form the report to William Adam. Okay, so William Adam was said to form the report. So the report he made was very interesting. Let's see what was the report. So Adam found that there were over 1 lakh पाठशालास in Bengal and Bihar. तो उन्होंने क्या पाया एडम ने? What he found that there were over 1 lakh, 1 लाख से अधिक पाठशाला थी बंगाल और बिहार में. ठीक है, these were small institutions with no more than 20 students each. ये बहुत छोटी छोटी इंस्टीट्यूशन थी जहां पे 20 बच्चे से अधिक नहीं रहा करते थे. But the total number of children being taught in these पाठशाला were considerably over 20 lakh. But जो टोटल जो बच्चे थे वो बहुत ज्यादा थे, 20 लाख से ऊपर थे. So these institutions were set up by wealthy people. और ये जो इंस्टीट्यूशन थे किसके द्वारा सेटअप किए जाते थे? बोले जाते थे वेल्दी, जो धनी लोग थे, दे वर वेल्दी पीपल. और द लोकल कम्युनिटी, या फिर लोकल जो कम्युनिटी जो भी थी उनकी, वो मिलके खोला करती थी. एट द टाइम दे वर स्टार्टेड बाय द टीचर गुरु. और उस टाइम पे उन जो टीचर थे उनको क्या कहा जाता था? गुरु कहा जाता था. ओके, सो द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज फ्लेक्सिबल. अब आगे ये बताया जाता है सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज वेरी फ्लेक्सिबल. कैसा सिस्टम था? फ्लेक्सिबल था. फ्लेक्सिबल मींस व्हाट? few things that you associated with schools they were present in the पाठशाला at that time. कुछ चीजें जो आज आप पढ़ते हो या करते हो, एसोसिएट करते हो, वो उस समय के टाइम पे थी. क्या थी? लेट्स सी. there were no fixed fees. अच्छा, उस समय क्या था? उस जो वर्नाकुलर स्कूल थी, पाठशाला थी, वहां पे कोई भी फिक्स्ड फीस नहीं थी. पहला पॉइंट. नो प्रिंटेड बुक्स, कोई बुक्स प्रिंटेड नहीं थी, विदाउट बुक पढ़ते थे वो. नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, कोई भी अलग से स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी. कभी इस पेड़ के नीचे पढ़ लिया, कभी उस पेड़ के नीचे पढ़ लिया. ओके. नो बेंचेस और चेयर्स, कोई बेंचेस और चेयर नहीं थी. नो ब्लैक बोर्ड्स, कोई ब्लैक बोर्ड भी. नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, सेपरेट क्लास का कोई सिस्टम नहीं था कि 7th क्लास का बच्चा 8th क्लास का बच्चा लगा पढ़ रहा है. सब एक साथ ही बैठ कर पढ़ते थे. 2 क्लास का बच्चा, 4 क्लास का बच्चा, 10th क्लास का बच्चा, सब एक साथ बैठ कर पढ़ते थे. नो रोल कॉल रजिस्टर्स, कोई भी अटेंडेंस नहीं होती थी. नो एनुअल एग्जामिनेशन, कोई भी एनुअल एग्जामिनेशन नहीं होती थी. नो रेगुलर टाइम टेबल, कोई भी रेगुलर टाइम टेबल नहीं था. टीचर का जो मन किया वो पढ़ाया. कभी अगर मन किया संस्कृत पढ़ा दिया, फिर वही गुरु कभी मन किया तो मैथ्स पढ़ा दिया. ठीक है, वही गुरु फिजिक्स पढ़ा दिया, केमिस्ट्री पढ़ा दिया, व्हाटएवर. व्हाट? क्यों नहीं था? था बेटा, भौतिकी और रसायन शास्त्र. ठीक है, लाइक दैट. तो थे, ऐसा नहीं, यू कैन नॉट से. क्लासेस वर हेल्ड अंडर बनाना ट्री. ठीक है, बनियान ट्री. तो बनियान ट्री और इन सम प्लेसेस इट वाज द कॉर्नर द शॉप. कहीं टेंपल में हो गया, कहीं बनियान ट्री में हो गया. ओके, व्हाट इज बनियान ट्री? बरगद के पेड़ के नीचे हो गया, कहीं मंदिर के नीचे हो गया, है ना. तो कोई भी फिक्स रूटीन नहीं था, कोई भी फिक्स रूटीन नहीं था. स्टैंड अप
इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ विलेज शॉप एंड टेम्पल, इन कभी कभी गुरु के घर पे भी क्लासेस लगती थी। फी डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, और जो फी था वो पेरेंट्स के इनकम पे डिपेंड करता था कि जिनके पेरेंट्स को पढ़ा रहे उनके पास कितना इनकम है, उस अकॉर्डिंग फीस क्या हुआ था दिया जाता था। द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, जो रिच होता था उसको ज्यादा देना पड़ता था और जो पुअर होता था उसको कम देना पड़ता था। टीचिंग वॉज ओरल, टीचिंग कैसी थी? ओरल थी। क्या थी? ओरली पढ़ाया जाता था, ठीक है। एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, और गुरु ही डिसाइड करता था क्या पढ़ाना क्या नहीं। गुरु का जो मन को वो पढ़ा दिया, ओके। What to teach in accordance with the needs of students, अब बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग, की जरूरत के अकॉर्डिंग गुरु used to teach. Students were not separated out in the different classes, स्टूडेंट को डिफरेंट क्लासेस में नहीं रखा जाता था। All of them sat together in the one place, एक ही जगह पे समेटते थे। So the guru interacted separately with group of children with different levels of learning. तो गुरु क्या करता था? सभी बच्चों से अलग अलग इंटरेक्ट करता था, बातें करता था, उनसे पूछता था क्वेश्चन उनके लेवल के अकॉर्डिंग। अब 8th का अगर बच्चा है तो उसे 8th के लेवल का अकॉर्डिंग पूछेगा, 5th का बच्चा 5th के लेवल का अकॉर्डिंग पूछेगा, तो वो सबको आइडेंटिफाई करता था और उस लेवल के अकॉर्डिंग गुरु यूज्ड टू आस्क देम एट द सिंगल रूफ, एक ही छत के नीचे एक ही प्लेस पे these students used to sit and the guru used to ask them with the different levels, ठीक है बेटा। आपका why are you speaking? Adam discovered, and further the William Adam discovered that this flexible system was suited to the local needs. फिर उन्होंने ये भी पाया कि ये वास्तव में ये सूट भी कर रहा है, मतलब लोकल नीड्स को सूट भी कर रहा है, क्योंकि भाई हमेशा आप बच्चे क्लास नहीं जा सकते, क्योंकि कोई अमीर है कोई गरीब है, सबसे बराबर फीस भी नहीं ले सकते। जो किसान के बच्चे हैं उनको हमेशा अपने फादर्स की मदद करनी होती है, फादर मदर पेरेंट्स की, वो हमेशा क्लास अटेंड नहीं कर सकते, है ना। और गर्मी हो ठंडी हो तो उस अकॉर्डिंग वो जैसे इन द विंटर रीजन तो वो बाहर बैठाते थे, ठीक है। समर रीजन में पेड़ के नीचे बैठाते थे। तो एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड टू लोकल नीड्स। इनके जो उनका फ्लेक्सिबल सिस्टम था वो लोकल नीड्स को क्या कर रहा था? सूट भी कर रहा था, है ना। For instance, classes were not held during the harvest time when rural children were often worked in the field. तो for example, अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि जब हार्वेस्ट का टाइम होता था, व्हाट इज हार्वेस्ट? कटाई का समय होता था फसल की, तो उस समय क्लासेस नहीं लगती थी। क्यों नहीं लगती थी? क्योंकि जो रूरल चिल्ड्रन थे, ग्रामीण अंचल के जो विद्यार्थी थे, उनको अपने they have to work and help to their parents. They have to work and help to their parents. Often work in the field. So these children often work in the field. So the Pathshala started once again when the crop had been cut up and stored. अब क्लासेस को क्या होता था? दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाता था जब क्रॉप्स हार्वेस्ट हो जाते थे, कटाई हो जाती थी। खड़े हो जाओ, स्टार्ट करो। सो दिस मीन दैट द इवन चिल्ड्रन ऑफ पीजेंट फैमिली कुड स्टडी। इसका क्या मतलब था? जो पीजेंट फैमिली थी, जो किसान के जो बेटे थे, बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, दे वेर आल्सो अलाउड टू स्टडी, ओके। सो नाउ सी न्यू रूटीन न्यू रूल्स। अब ये जो रिपोर्ट उसने दी, इसके बेस पे ब्रिटिश ने नया रूल और नया रूटीन सेटअप किया, वो देखते हैं क्या था, ठीक है। अप टू मिड 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के मिड पे क्या हुआ था? कंपनी वाज कंसर्न प्राइमरी विथ हायर एजुकेशन। अब 19th सेंचुरी के मिड में क्या हुआ? कंपनी जो थी, ब्रिटिश कंपनी थी, बहुत ज्यादा कंसर्न थी प्राइमरी और हायर एजुकेशन के लिए, ओके। सो इट्स अलाउड the local Pathshala to function without much interference. So it allowed local Pathshala to function without much interference.
तो ये अलाउ किया लोकल पाठशाला को कि वो फंक्शन कर सके, काम कर सके विदाउट मच इंटरफेरेंस, बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी विरोध के, बिना किसी विरोध के। So at the mid 19th century, क्या हुआ? The company was concerned primarily with the higher education, so it allowed the local पाठशाला to function without much interference. तो बिना इंटरफेरेंस के उन्होंने लोकल पाठशाला को फंक्शन करने दिया। आफ्टर 1854, लेकिन आफ्टर 1854 the company decided to improve the system of vernacular education. फिर 1854 के बाद कंपनी ने यह डिसाइड कर लिया कि जो वर्नाकुलर स्कूल है इसके सिस्टम को हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। It felt that this could be done by introducing order within the system of imposing routine, establishing rules, ensuring regular inspections. After 1854, company decided to improve the system of vernacular system. It felt that this could be done by introducing within the system, imposing routine, establishing rules, ensuring the regular inspection. तो ये देखा गया कि ये तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब क्या किया जाए? एक रूल बनाया जाए, एक सिस्टम बनाया जाए और यह देखा जाए कि ये रूल को बेहतरीन तरीके से फॉलो किया जा रहा है तब, क्योंकि कोई भी सब चीज फ्लेक्सिबल थी, कोई चीज फिक्स नहीं थी, तो उन्होंने बोला हमें सबको पहले फिक्स करना है। ठीक है। सो हाउ वाज दिस टू बी डन? अब ये क्वेश्चन सबसे बड़ा ये उठता है कि ये होगा कैसे? व्हाट मेजर डिड द कंपनी अंडरटेक? कंपनी ने क्या क्या मेजर्स लिए, क्या क्या स्टेप्स लिए इसको करने के लिए? इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित। उन्होंने क्या किया? नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित को अपॉइंट किया। गवर्नमेंट पंडित मीन्स द पंडित्स, दिस वर द पंडित जिनको मतलब जो फेमस थे उनको लीगलाइज किया गया कि भैया ठीक है, उनका नाम दे दिया कि आपसे गवर्नमेंट के अंडर रहोगे। ठीक है। सो पंडित यू नो, और जिन पंडित को मतलब सेलेक्ट कर लिया गया उनको गवर्नमेंट पंडित बोला गया। अंडरस्टूड? व्हाट? It appointed number of government pandits each in charge of looking after to 5 schools. तो सभी गवर्नमेंट पंडित को सेलेक्ट किया गया और सबको बोला गया कि आप 5-5 स्कूलों को देखिए। The task of the पंडित was to visit the पाठशाला, और जो पंडित का काम था यह था कि पाठशाला में विजिट करना है, try to improve the standard of teaching, और जो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग था, लेवल ऑफ टीचिंग, उसको इम्प्रूव करना था। Each guru was asked to submit periodic report and take classes according to regular timetable. सभी गुरु को ये कहा गया कि आप जो है पीरियोडिक समय से रिपोर्ट आप दीजिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू रेगुलर टाइम टेबल, और जो क्लास है रेगुलर टाइम टेबल पे कंडक्ट कराइए और उसका एक रिपोर्ट दीजिए। ठीक है। टीचिंग वाज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, और अब जो टीचिंग को टेक्स्ट बुक के ऊपर बेस किया गया, सभी की क्या होगी? टेक्स्ट बुक होगी। एंड लर्निंग वाज टू बी टेस्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन, और उन्होंने एनुअल एग्जामिनेशन का भी सिस्टम इंपोज कर दिया। ठीक है। कि टाइम टेबल होगा, एनुअल एग्जामिनेशन होगा। ओके। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे रेगुलर फी, और स्टूडेंट को ये भी कहा गया कि आप रेगुलर फी पे करोगे। अटेंड रेगुलर क्लास भी आप क्या करोगे? रेगुलर अटेंड करोगे। सिट ऑन अ फिक्स सीट, एक फिक्स सीट पे बैठोगे। एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, और जो भी रूल होगा आप उसको ओबे करोगे, उसको फॉलो करोगे। पाठशाला विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू द गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब क्या हुआ भाई? बात यह थी कि इनकी बात मानी क्यों जाए, ब्रिटिशर्स की बात मानी क्यों जाए? भाई जो पढ़ा रहे थे बोले हमको आपकी बात हम क्यों माने? तो उनको बनाने के लिए यहाँ पे दिया गया ग्रांट्स। क्या दिया गया? ग्रांट्स। ग्रांट क्या होता है? ग्रांट्स होता मनी, जो गवर्नमेंट देती है पैसा। तो जो इनकी बात मानते थे, जो पंडित या जो टीचर्स, जो गुरु, उनको क्या दिया गया? फंड दिया गया। ठीक है। उनको पैसा दिया गया, और जिन्होंने नहीं माना उनको कुछ नहीं दिया गया। तो भाई सब पैसा तो सबको चाहिए, पढ़ाने के लिए सब में पैसा लगता है। तो उन्होंने क्या किया? फिर एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है। सो पाठशाला विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया उनको गवर्नमेंट ग्रांट्स मिला। दोस्त हु वर अनविलिंग, जो नहीं कर रहे थे, जो अनविलिंग थे, टू वर्क विद द न्यू सिस्टम
रिसीव्ड नो गवर्नमेंट सपोर्ट। तो जो बोल रहे थे, जो उनके सपोर्ट में नहीं थे, उनके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, उनको गवर्नमेंट ने क्या किया? नो गवर्नमेंट सपोर्ट, कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं किया। Over the time, gurus who wanted to retrain their independent found it difficult to compete with the government aided with the regular पाठशाला। तो समय के साथ क्या हुआ, जो इनके साथ एग्री नहीं हुए, जो इनकी बात नहीं माने, इनके रूल्स एंड इनको पॉलिसी नहीं माने, तो उनको क्या किया गया? वो दे डिफिकल्ट टू कम्पीट विद द गवर्नमेंट एडेड रेगुलेटेड स्कूल। तो वो क्या करते रहे, वो कम्पीट नहीं कर पाए इन जो है गवर्नमेंट एडेड स्कूल से। क्यों नहीं कम्पीट कर पाए? क्योंकि गवर्नमेंट एडेड स्कूल को तो ग्रांट मिल रही थी, पैसा मिल रहा था, बाकी इनके पास तो पैसा ही नहीं था। तो क्योंकि ये बात नहीं मान रहे थे ब्रिटिशर्स की, इनकी पॉलिसी नहीं फॉलो कर रहे थे, तो जब इनके पास पैसा नहीं था तो वो सुविधा, वो फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा पा रहे थे, तो इसलिए वो कम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे। सो द न्यू रूल्स एंड रूटीन हैड अनदर कॉन्सिक्वेंस। अब नया रूल और रूटीन का एक अलग नतीजा निकला, कॉन्सिक्वेंस निकला। वो क्या निकला? इन द अर्लियर सिस्टम चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर पीजेंट फैमिलीज हैड बीन एबल टू गो टू द पाठशाला। अब पुराने समय में क्या होता था कि जो गरीब किसान के बच्चे थे, गरीब के बच्चे थे, वो भी स्कूल जा पाते थे। लेकिन सिंस द टाइम टेबल वाज फ्लेक्सिबल, क्योंकि टाइम टेबल फ्लेक्सिबल था, कोई फ्लेक्सिबल टाइम टेबल तो आप हार्वेस्टिंग के टाइम पे नहीं रखते थे वो स्कूल, इसके अलावा रखते थे, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं रहा, यहाँ पे फिक्स हो गया। द डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम डिमांडेड द रेगुलर अटेंडेंस। और नया जो डिसिप्लिन हुआ उसमें रेगुलर अटेंडेंस होने लगी, सब कुछ होने लगा। इवन ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम के maybe when the children are poor and had to work in the field, unable to school attend, come to see discipline as the evidence of lack of desire to learn। तो यहाँ तक कि जब हार्वेस्ट का टाइम था, वहाँ भी क्या होता था, उस टाइम भी क्लासेस लगती थी, और ये जो बच्चे अटेंड नहीं करते थे उनको क्या बोला जाता था? इनडिसिप्लिन। उन बच्चों को क्या बोला गया कि दे आर इनडिसिप्लिन स्टूडेंट्स एंड दे हैव द लैक ऑफ डिजायर टू लर्न। इनको लैक ऑफ डिजायर है, कमी है, पढ़ने की इच्छा में कमी है, वो पढ़ना नहीं चाहते, जबकि उनकी अपनी मजबूरियां थी। बट नाउ द एजेंडा ऑफ नेशनल एजुकेशन। अब देखते हैं नेशनल एजुकेशन का एजेंडा क्या था और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, मतलब पूरे नेशनल लेवल पे, राष्ट्र लेवल पे शिक्षा का क्या एजेंडा था, और बाकी हमारे जो अलग भी पढ़ लिख के लोग बाहर से आए थे, जैसे गांधी जी हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसे भी तो तबका था जो पढ़ा लिखा था, तो उनका क्या व्यू था, वो क्या सोच रहे थे, वो कैसे एजुकेशन पॉलिसी बना रहे थे, वो हम देखते हैं। So British officers were not only people thinking about the education in India। सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं थे कि जो इंडिया में पढ़ाई के बारे में सोच रहे थे। From the early 19th century, many thinkers from different parts of India began to talk of the need of vital spread of education। तो 19th century के शुरू से ही बहुत लोग जो इंडियन थे वो भी पढ़ाई के बारे में सोच रहे थे कि इंडिया में शिक्षा होना चाहिए। Impressed with the development in Europe। अब वो भी यूरोप में जो डेवलपमेंट हो गया था उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड थे कि वहाँ डेवलपमेंट हो गया, हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो इसका कहीं ना कहीं कारण क्या है? शिक्षा है। तो वो भी इस पॉलिसी के साथ शिक्षा पे विचार रखते थे। तो सम इंडियन फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया। अब इनमें से कुछ इंडियन ये भी सोचते थे जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो सही है, वो इंडिया को क्या करेगा? मॉडर्नाइज करेगा, मतलब नई चीज हम जानेंगे। दे आर्ग्यूड, उन्होंने आर्गुमेंट रखा उसके बेस पे दैट द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड स्पेंड मोर मनी इन एजुकेशन। दे आस्क्ड, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया ब्रिटिशर से कि वो और स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी और ज्यादा पैसा शिक्षा पे खर्च करें। यू विल रीड अबाउट सम ऑफ दीज एफर्ट। अब आप ये कुछ एफर्ट पढ़ेंगे जो अंग्रेजों ने किया शिक्षा पे, चैप्टर 9। सो दीज वर अदर इंडियंस हाउएवर, लेकिन कुछ अलग इनके अलावा भी कुछ इंडियंस थे, हाउएवर लेकिन, बट हु रिएक्ट अगेंस्ट द वेस्टर्न एजुकेशन। अब कुछ ऐसे भी थे जो वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट में थे, उनका व्यू कुछ अलग ही था। सो हु रिएक्टेड अगेंस्ट द वेस्टर्न एजुकेशन? महात्मा गांधी। खड़े जाइए, देखो कौन से लोग थे, स्टार्ट कीजिए। सो देयर वर अदर इंडियंस जो कि इसके वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट में थे। कौन से थे? महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर, ये अगेंस्ट में थे। देयर वर टू सच इंडिविजुअल्स, लुक एट, अब उनके बारे में हम देखते हैं उनकी क्या पॉलिसी थी, उनका क्या सोच था।
अच्छा ये अगेंस्ट में तो थे, लेकिन इनके आपस में भी विचार थोड़े अलग अलग थे, ठीक है। गांधी जी तो टोटल अपोज में थे, वो तो बोलते थे बिल्कुल वेस्टर्न एजुकेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन क्या हमें गुलाम बना रही है, वे एक प्रकार से हमें गुलाम बना रही है कि हम जब उनकी पढ़ाई करेंगे तो उनके बारे में सोचेंगे और हमको ऐसा लगने लगेगा कि वो जो कर रहे हैं वो भी अच्छा है। जब उनकी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उनके बारे में अच्छा सोचेंगे और ये भी सोचेंगे कि भाई जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, कुल मिला के फिर हम गुलामी का विरोध नहीं करेंगे, मतलब जो भी है। तो उनका मानना था ये कहीं ना कहीं हमें गुलाम बना रही है। So Western education enslaving us. So the next heading is that English education has enslaved us. ठीक है, तो गांधी जी ने कहा कि जो इंग्लिश की एजुकेशन है वो हमें क्या कर रही है, गुलाम बना रही है, इंस्लेव कर रही है। देखते हैं कैसे, उनका क्या आर्गुमेंट था। महात्मा गांधी argued that the colonial education created a sense of inferiority in the mind of Indians. तो गांधी जी का ये आर्गुमेंट था कि जो इनकी शिक्षा है ये हम इंडियन लोगों के दिलो दिमाग में एक हीनता का भाव पैदा कर रही है। हीनता मीन्स इनफीरियोरिटी, हीनता का भाव पैदा कर रही है कि हम हीन है, हम गरीब है, हम कमजोर है, हमको कुछ नहीं आता, यू नो लाइक दैट। तो ये इस तरह की भावना इंडियंस के अंदर पैदा कर रही है, तो जिससे इंडियंस क्या हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं और वो अपने प्राइड को, अपने ग्लोरी पास्ट को नहीं पहचान पा रहे हैं। So it made them see Western civilization as superior. तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को वो सुपीरियर मान रहे थे, बड़ा मान रहे थे, महान मान रहे थे। And destroyed the pride they had in their own culture. और जो प्राइड था, जो गर्व था उनके अपने कल्चर में, उसको वो भूल रहे थे। इंग्लिश एजुकेशन से वो अपने प्राइड को इंडियंस क्या कर रहे थे, भूल रहे थे, उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। There was poison in this education. उन्होंने कहा इस एजुकेशन में, वेस्टर्न एजुकेशन में पूरा पॉइजन है, पूरा जहर भरा है। सेड महात्मा गांधी, इट वाज सिंफुल, ये सिंफुल है, ये पाप से भरा पड़ा है। सिंफुल मतलब क्या होता है, पाप। इट इंस्लेव्ड इंडियन, और इसने इंडियन को क्या बना दिया, गुलाम बना दिया। इट कास्ट एन heavy spell on them, charmed by the West, appreciating everything that came to the West. Indian educated in this institution began to admiring British rule. फिर वही बात इन्होंने कही कि ये एजुकेशन से ब्रिटिश ये बताना चाहते हैं कि वो महान है और जो भी वो कर रहे हैं इंडिया के साथ कहीं ना कहीं वो सही है। तो इससे मतलब कहीं ना कहीं इंडियन ये मान बैठे थे कुछ, तो वो गांधी जी कहते थे ये गलत है। ओके, महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। गांधी जी ऐसी एजुकेशन चाहते थे जिससे इंडियन क्या कर सके, अपनी रिकवर कर सके, वापस पा सके देयर सेंस ऑफ डिग्निटी, उनकी जो डिग्निटी थी, उनका जो रिस्पेक्ट था, उनका जो मान था, वो उनको वापस रिकवर कर सके और सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्म सम्मान अपना हासिल कर सके। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ही अर्ज्ड, नेशनल मूवमेंट में उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया स्टूडेंट टू लीव द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उन्होंने ये लोगों से रिक्वेस्ट किया कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो ब्रिटिश द्वारा चलाए जाते हैं उसको आप छोड़ दीजिए। टू शो द ब्रिटिश दैट इंडियंस वर नो लॉन्गर विलिंग टू एनस्लेव अस, और ये बता के दिखा दीजिए कि आप हमें और ज्यादा एनस्लेव नहीं कर सकते। महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ड दैट द इंडियन लैंग्वेजेस ऑट टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग, और महात्मा गांधी का ये भी मानना था कि जो इंडियन लैंग्वेज है वही मीडियम ऑफ टीचिंग होना चाहिए इंग्लिश की बजाय। अब ऐसा क्यों, वो तो खुद ही बाहर से पढ़ के आए थे, खुद बाहर से बढ़िया इंग्लिश वगैरह खुद पढ़ के आए थे हैं, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो है हिंदी जो है, हाँ, तो क्या मानना आपका, हिंदी होना चाहिए मीडियम ऑफ एजुकेशन और इंग्लिश, तो हम इंग्लिश क्यों पढ़ते थे? इंडियन लैंग्वेज शुड बी फ्रॉम द मीडियम ऑफ टीचिंग, मतलब इंडियन का ही लैंग्वेज मीडियम ऑफ टीचिंग होना चाहिए। एजुकेशन इन इंडिया क्रिपल्ड इंडियंस, डिस्टेंस देम फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग एंड मेड देम स्ट्रेंजर इन देयर ओन लैंड। तो जो भी ये एजुकेशन दी गई ब्रिटिश द्वारा, ये इंडिया को क्या किया गया, क्रिपल्ड कर दिया गया, एक प्रकार से रेंगने पे मजबूर कर दिया, और डिस्टेंस देम फ्रॉम देयर ओन सराउंडिंग, उनको अपने ही जमीन से अलग कर दिया। एंड मेड देम स्ट्रेंजर इन देयर ओन लैंड, और अजनबी बना दिया गया। ये एजुकेशन जो ब्रिटिश द्वारा दी गई, इससे क्या बन गया, हम अजनबी बन गए, अपने ही धरती पे हम अजनबी बन गए, क्योंकि हम उनकी संस्कृति, उनकी शिक्षा ले रहे थे।
Speaking a foreign tongue, despising a local culture, the English educated did not know how to relate the masses. ठीक है. और अगर आप इंग्लिश पढ़ाओगे तो जो बच्चा पढ़ा लिखा है वो लोकल मासेस से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनको तो हिंदी आती है, और जब तक शिक्षा का ये उद्देश्य है कि जब तक अपनी बात आप लास्ट जो अंतिम पंक्ति पे कोई बैठा है गरीब से गरीब और अनपढ़, उसको भी आपने समझा पाओ बात, तो फिर क्या मतलब है ना. सो वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन ओरल नॉलेज. उन्होंने बोला जो वेस्टर्न एजुकेशन है, फर्दर उन्होंने ये कहा कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो क्या किस पे फोकस करता है, लिखने पे, और सिर्फ लिखने और बोलने पे फोकस करता है, रेदर देन ओरल नॉलेज. ओरल नॉलेज पे नहीं करता है, सिर्फ लिखने और बोलने पे फोकस करता है. इट वैल्यू टेक्स्ट बुक रेदर देन लाइव एक्सपीरियंस. ये टेक्स्ट बुक पे ज्यादा फोकस करता है रेदर देन लाइव एक्सपीरियंस. जो जीवन का जो भी आपका एक्सपीरियंस है उस पर वो फोकस नहीं करता. एंड द प्रैक्टिकल नॉलेज, और प्रैक्टिकल नॉलेज में फोकस नहीं करता, बस रटने वाली विद्या है सभी, पढ़ो रटो रटो पढ़ो बस. He argued that the education ought to develop person's mind and soul. उन्होंने कहा कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो लोगों का जो है डेवलप कर सके, पर्सन्स माइंड, लोगों का माइंड डेवलप कर सके और उनकी आत्मा को डेवलप कर सके. आत्मा को डेवलप करने का मतलब क्या कि वो अंदर से ईमानदार हो, समाज के प्रति वफादार हो, ठीक है, और उसका दिमाग भी विकसित हो. So literacy or simply learning to read and write by itself not count as education if you like to work with their hand. So simply लिखने से और पढ़ लेने से ये नहीं होता कि आपकी एजुकेशन हो गई. आपकी एजुकेशन कब मानी जाएगी? when people had to work with their hand. जब people अपने हाथ से कुछ काम कर सके, कुछ ऐसा काम कर सके कि अपना रोजगार भी वो चला पाए. लर्न क्राफ्ट, कोई कला सीख सके, क्राफ्ट सीख सके. एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेट, और उनको पता हो कि दुनिया में जो भी चीजें हैं वो कैसे ऑपरेट होती है, तो ही शिक्षा है. दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, और ये उनके माइंड को और कैपेसिटी को डेवलप करेगा अगर वो ये सब चीज जान पाएंगे तो. So as a nationalist sentiment spread over thinkers and also began thinking of system of new education which would radically different from the set up by British. तो जैसे ये नेशनल मूवमेंट का सेंटिमेंट स्प्रेड हुआ, लोगों ने भी इस तरह से सोचना चालू किया कि ये जो ब्रिटिश एजुकेशन है वो इज नॉट समवॉट गुड, ओके, रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द सेट ऑफ एजुकेशन. तो ये जो सिस्टम है रेडिकली डिफरेंट है, जो सिस्टम जो है ब्रिटिश ने सेटअप किया था. टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस. नाउ अब देखते हैं अब टैगोर की क्या आर्गुमेंट थे, वो उनका क्या विचार था, व्हाट वाज हिज व्यूज. ठीक है. सो टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस. अबोर्ड मींस क्या होता है? होम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबोर्ड? होम. ठीक है. अबोर्ड, टैगोर्स होम ऑफ पीस. टैगोर ने एक शांति निकेतन बनाया था, तो उन्होंने इसका नाम दिया था शांति निकेतन. वो जो लेट्स सी वेयर एंड हाउ ही डेवलप. मेनी ऑफ यू मे हर्ड ऑफ शांति निकेतन. आप हमने शांति निकेतन का नाम सुना होगा. डू यू नो व्हाई इट वाज एस्टेब्लिश्ड एंड बाय हूम? क्या आपको पता है कि इसको क्यों एस्टेब्लिश किया गया और किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया? सो रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड इन द इंस्टीट्यूशन इन 1901. तो इन्होंने 1901 में ये शांति निकेतन एस्टेब्लिश किया. कहाँ किया? एज अ चाइल्ड टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल. जब टैगोर चाइल्ड थे, बच्चे थे, तो वो स्कूल जाना क्या करते थे? हेट करते थे, नफरत करते थे. वाई? ही फाउंड इट इज सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव. उनको ये लगता था बहुत ज्यादा सफोकेटिंग है. सफोकेटिंग मतलब आपको घुटन सी महसूस होती है स्कूल में. और ऑप्रेसिव, ऑप्रेसिव मतलब आप पे मतलब अलग अलग चीज पे मतलब अत्याचार किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है एक प्रकार से. So the school appeared like a prison. तो उनको स्कूल एक जेल की तरह लगता था. इसको रविंद्रनाथ टैगोर को. And he could never do what he felt like doing. वो कभी भी वो नहीं कर पाते थे जो वो करना चाहते थे. So while other children listened to the teacher, जब
अलग बाकी सब बच्चे टीचर को सुनते थे, द टैगोर्स माइंड वुड वंडर अवे, उनका दिमाग अलग ही मतलब चलता था, वो अलग सोचते थे। बट ही वॉज टू रिमेन साइलेंट इन द क्लास। द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कलकत्ता, अब ये एक्सपीरियंस उन्होंने कलकत्ता में सेव टुगेदर आइडिया ऑफ एजुकेशन, इन्होंने कलकत्ता में इसका जो भी इनका एक्सपीरियंस था उससे कलकत्ता में इन्होंने एक नया काम किया। ऑन ग्रोइंग अप ही वांटेड टू सेट अप अ स्कूल, और जैसे जैसे बड़े हुए थे उन्होंने एक स्कूल खोलने की चाहत रही उनके पास। वेयर द चाइल्ड वॉज हैप्पी, ऐसा स्कूल खोलना चाहते थे जहाँ पे बच्चा जो है हैप्पी हो, ठीक है, खुश रहे। वेयर सी कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव, वेयर सी वॉज एबल टू एक्सप्लोर हर ओन थॉट एंड डिजायर, ऐसा स्कूल जहाँ पे वो अपने को एक्सप्लोर कर सके, अपनी सोच अपनी इच्छा को जाहिर कर सके और अपने विचार को उस मुकाम तक पहुंचा सके जहां वो सोचता है। टैगोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड ought to be time of self learning, टैगोर का मानना था कि जो बचपन होता है वो सेल्फ लर्निंग का समय है, हम बहुत कुछ सेल्फ से भी सीखते हैं। आउटसाइड द रिजिड एंड रिस्ट्रिक्शन डिसिप्लिन द स्कूल सिस्टम सेट अप बाय द ब्रिटिश, पर ये जो स्कूल सिस्टम था ब्रिटिश द्वारा वो बहुत ज्यादा रिजिड था, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन था, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था, जिससे टीचर्स हैड टू इमेजिनेटिव, टीचर को क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव होना चाहिए। अंडरस्टैंड द चाइल्ड, हर एक चाइल्ड को समझना चाहिए अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर, एंड हेल्प देम टू चाइल्ड डेवलप हिज क्यूरियोसिटी, और जो चिल्ड्रन के अंदर क्यूरियोसिटी है, जो उत्सुकता है, जो उसको समझे और उसको डेवलप करने में मदद करे टीचर्स। अकॉर्डिंग टू टैगोर द एग्जिस्टिंग स्कूल्स किल्ड द नेचुरल डिजायर ऑफ चाइल्ड टू क्रिएटिव और सेंस ऑफ वंडर, तो टैगोर के अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टिंग स्कूल था, मतलब जो उस समय का प्रेजेंट स्कूल था, वो लोगों के नेचुरल डिजायर, जो उनका प्राकृतिक जो इच्छा होती थी, चाइल्ड टू क्रिएटिव, जो क्रिएटिव बनने की जो प्राकृतिक इच्छा होती थी उसको किल करता था, एंड हर सेंस ऑफ वंडर, उसके सेंस ऑफ वंडर को कहीं ना कहीं रोकता था, वो जो भी सोचते थे नहीं कर पाता था। सो टैगोर वाज ऑफ द फ्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी encouraged only within the natural environment, उनका ये भी मानना था कि जो क्रिएटिव लर्निंग है वो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर में हो सकता है, मतलब पेड़ पौधे के आसपास, ये नहीं कि किसी बिल्डिंग के अंदर, ऐसा उनका मानना था। सो ही चूज टू सेट अप हिज स्कूल्स 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम कलकत्ता, उन्होंने चूज किया कि 100 किलोमीटर कलकत्ता से दूर एक स्कूल खोलेंगे, इसका नाम उन्होंने क्या दिया, शांति निकेतन। कलकत्ता इन रूलिंग सेटिंग, यस ही सॉ इट वाज अबोर्ड ऑफ पीस, उन्होंने उसका नाम दिया अबोर्ड ऑफ पीस, मतलब शांति का घर, शांति निकेतन। शांति निकेतन मीन्स, शांति मीन्स पीस और निकेतन मीन्स होम। वेयर लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर, जहाँ पे हम नेचर के साथ, प्रकृति के साथ हार्मनी के साथ रहते हैं, बहुत मिलजुल के रहते हैं, नो हार्मनी, मिलजुल के रहना। वेयर इट इज नेचुरल हार्मनी विथ नेचर, चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी, और चिल्ड्रन कल्टिवेट कर सके, पैदा कर सके अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी, जो भी है उसको वो नरिश कर सके, कल्टिवेट कर सके। इन मेनी सेंसेस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट द एजुकेशन इन सिमिलर वेज, तो बहुत सारे सेंसेस में जो महात्मा गांधी थे और टैगोर की जो एजुकेशन थी, जो उनका व्यू था वो सिमिलर था, लेकिन देयर वेर हाउएवर डिफरेंसेस टू, लेकिन इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस भी थे। कौन से थे? गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, गांधी जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पूरे विरोध में थे, ठीक है, विरोध में थे। कौन? गांधी जी। रखो इसको। टू कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यहाँ देखने वाली बात ये है बेटा, देखने से टैगोर वांटेड कंबाइन एलिमेंट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड व्हाट ही सॉ द बेस्ट विद इन द इंडियन ट्रेडिशन, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहते थे, जो इंडियन ट्रेडिशन में बेस्ट था और जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में वेस्टर्न में भी अच्छा था, दोनों को मिला करके वो एजुकेशन सिस्टम चाहते थे। लेकिन कुल मिला के वो चाहते थे कि इसके बाद भी एजुकेशन कैसी हो, नेचुरल इन्वायरमेंट के विदिन हो, ठीक है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन व्हाट इज ऑफ इट इम्पैक्ट्स द नीड ऑफ टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनका ये मानना था टैगोर का कि बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी भी पढ़ाना चाहिए। Go at शांति निकेतन along with art, music and dance.
तो उनको क्या मानना था कि साइंस भी पढ़ाना चाहिए, आर्ट भी पढ़ाना चाहिए, म्यूजिक भी पढ़ाना चाहिए, टेक्नोलॉजी भी पढ़ाना चाहिए। ऐसा कौन मानते थे? टैगोर मानते थे। टैगोर का ये भी मानना था कि कंबाइन एलिमेंट होना चाहिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन का और इंडियन जो एजुकेशन का था। Many individuals, many thinkers were thus thinking about the way of national education system could be fashioned. Some wanted change with the system set up by the British, and other alternative who was to find what only nation. तो ये डिबेट चलती रही। कुछ गांधी जी की बात मानते थे, कुछ इनकी बात मानते थे, टैगोर जी की, और ये डिबेट अभी तक चल रही है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसी को मद्देनजर रखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी, जिसको मैंने बोला था आपको पढ़ने के लिए, लेकिन आप लोग नहीं पढ़े, है ना।